आज पार्टी में सभी मेरे रंग रूप की तारीफ कर रहे थे। निकिता बोली, दीदी आपकी उम्र तो रिवर्स गियर में चल पड़ी है, लगता ही नहीं कि आपकी 4 वर्ष की बेटी भी है। सोनल भी खिलखिलाते हुए बोली, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, ये है संतूर साबुन का कमाल। और फिर एक सम्मिलित ठहाके से अनु दीदी का ड्राइंग रूम गूंज उठा। मैं भी मंद मंद मुस्कान के साथ सारी तारीफों का मजा ले रही थी। मैं 32 वर्षीय औसत रंग रूप की महिला हूँ। जब से नौकरी आरंभ की है तो हाथ थोड़ा खुल गया है, अपने रख रखाव पर थोड़ा अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। नतीजतन 2 वर्षों के भीतर ही खुद की ही छोटी बहन लगने लगी हूँ। मेरा नाम अदिति है और मैं एक प्राइवेट विद्यालय में प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। शादी से पहले मैं डंडे की तरह पतली थी। पार्लर बस बाल कटाने ही जाती थी, क्योंकि उन दिनों लड़कियों का पार्लर अधिक जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। घनी जुड़ी हुई भौहें और होंठों के ऊपर रोयों की एक स्पष्ट छाप थी। फिर भी अच्छी लड़की के तमगे के कारण मैंने कभी उन मूंछों या भौहों को छुआ नहीं। कपड़े भी अपने से दुगने बड़े पहनती थी ताकि मेरा पतलापन ढका रहे। अब ऐसे में 10 बार मेरे रिश्ते के लिए बात हो चुकी थी, पर फिर न जाने मेरे पति कपिल को इस रिश्ते के गणित में क्या नफा दिखा कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचिए कि कपिल कोई हीरो थे। वे भी मेरी तरह औसत रंग रूप के ही स्वामी थे, पर इस देश में हर ठीक ठाक कमाने वाले लड़के को ऐश्वर्य की दरकार होती है। मैं खुश थी और पहली बार फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग इत्यादि कराई और अपनी नाप के कपड़े भी सिलवाई। गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि शादी में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। कम से कम आईना और मेरी सहेलियां तो यही कह रही थी। शादी के बाद कपिल और उनके परिवार के प्यार और सम्मान ने मुझे आत्मविश्वास के पंख दे दिए और मैं आकाश में उड़ने लगी। कपिल एक सरकारी विभाग में क्लास 2 ग्रेड के कर्मचारी थे, पर फिर भी उन्होंने खर्चों पर जरा भी टोका टाकी नहीं की। हर महीने पार्लर जाती हूँ और जो भी नई डिजाइनर ड्रेस आती है उसकी कॉपी जरूर खरीद लेती हूँ। फिर 2 वर्ष के भीतर दिया ने मुझे माँ बनने का सुख प्रदान किया, पर सुख के साथ जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ गई। तब कपिल के कहने पर मैंने नौकरी के लिए हाथ पैर मारे और जल्द ही मुझे एक नामी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। घर पर दिया की देखभाल के लिए उसके दादा दादी थे। एक नया अध्याय शुरू हुआ जीवन का, खुद को सही मायने में आजाद महसूस करने का, खुद के वजूद से रूबरू होने का। शुरू में हर काम में घबराहट होती थी। यहाँ स्कूल में हर काम लैपटॉप पर करना होता था। बहुत पहले किया हुआ कंप्यूटर कोर्स काम आ गया। तनाव और नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हुए 1 माह बीत गया और पहली सैलरी हाथ में आते ही तनाव और अनिश्चितता के बादल हट गए। नए लोगों से दोस्ती के साथ जीवन को एक नए नजरिए से देखना भी आरंभ किया। सच पूछो तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था। आज कपिल की दीदी के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी में इन सब तारीफों का आनंद ले रही हूँ और साथ ही कुदरत को धन्यवाद भी दे रही हूँ मुझे इतना अच्छा घर परिवार देने के लिए। रात को बहुत थककर जैसे ही सोने की कोशिश कर रही थी, कपिल नजदीक आने की मनुहार करने लगे, पर मैंने ठंडे स्वर में कहा, यार मन नहीं है, 10 दिन ऊपर हो गए हैं, अब तक डेट नहीं आई। कपिल चुगल करते हुए बोले, मुबारक हो, लगता है दिया के लिए छोटा भाई या बहन आने वाली है। मम्मी पापा की भी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कपिल के हाथ को झटकते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती, नहीं तो कंफर्मेशन रुक जाएगा। कपिल ने प्यार से सर थपथपाते हुए कहा, अरे बाबा, तनाव के कारण ये सब हो रहा है, लाओ सिर पर तेल की मालिश कर दूं। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन और बीत गए। फिर बाजार में उपलब्ध प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया, पर नतीजा नेगेटिव था। रविवार को कपिल और मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा। मंगलवार को रिपोर्ट आ गई। फिर से हम डॉक्टर के सामने बैठे थे। रिपोर्ट पढ़ते हुए डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। चश्मा निकालकर डॉक्टर बहुत स्नेही
परंतु गंभीर स्वर में बोली, ये सारी रिपोर्ट्स प्री मेनोपॉजल की तरफ इशारा कर रही हैं। आपको प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों और कैसे यह तूफान मेरी जिंदगी में आ गया है। मैं अब तक एक पूर्ण स्त्री थी। अभी तक तो मैंने अपने स्त्रीत्व को पूर्ण रूप से भोगा भी नहीं था और मेरा शरीर मेनोपॉज की तरफ जा रहा है, और वह भी मात्र 32 वर्ष की उम्र में। इस उम्र में तो बहुत बार लड़कियों की शादी होती है। एक टूटा हुआ मन और अधूरा तन लेकर मैं कपिल के साथ घर आ गई। सास ससुर बहुत आशा से कपिल की तरफ देख रहे थे, कोई खुशखबरी सुनने की आस में। पर कपिल ने कहा, कोई खास बात नहीं है। मैंने कपिल से कहा, झूठ क्यों बोला? क्यों नहीं बताया कि मैं अब कभी चाहकर भी मां नहीं बन पाऊंगी? और यह कहते हुए एक तीव्र दर्द की लहर मुझे भीतर तक हिला गई। पहले मेरी मां बनने की कोई लालसा नहीं थी, पर अब मैं दोबारा मां ना बन पाने के लिए बेसूर रही थी। सबसे ज्यादा साल रहा था एक खालीपन। मेरे स्त्री होने की पहचान मुझसे छूट रही थी, वह भी मात्र 32 वर्ष की उम्र में। मैं जब शाम को अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो सासू माँ अंदर आई। उन्हें देखकर मैं सकपका गई। बहुत प्यार से उन्होंने सिर पर हाथ फेरकर पूछा, तो मैं अपने को रोक नहीं पाई। रोते हुए उन्हें सब बता दिया। वे बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उनसे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। अब मैं उन्हें उनका दूसरा पोता या पोती नहीं दे पाऊंगी। फिर वे क्यों परवाह करेंगी मेरी? ये सब सोचते सोचते मुझे रोते रोते सुबकियां आने लगी। अब मुझे सब समझ आ रहा था कि क्यों मुझे इतना पसीना आता था, क्यों हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, क्यों मुझे कपिल का संग अब थोड़ा तकलीफदेह लगने लगा था। मैं इन सारी चीजों को अपने रोजमर्रा के तनाव से जोड़ रही थी, पर असली कारण तो प्री मेनोपॉज था। अगले दिन मैंने स्कूल में अपने सबसे अच्छी दोस्त से जब यह बात साझा करी तो उसकी आंखों में अपने लिए चिंता और दया के मिले जुले भाव दिखे, पर फिर हंसते हुए बोली, चल अच्छा है, तेरा हर महीने सैनिटरी पैड्स खरीदने का खर्चा बच जाएगा। हर तरफ से बस सहानुभूति मिल रही थी। बेचारी, अभी उम्र ही क्या थी, अब पति को कैसे बांध कर रख पाएगी। सुनो अदिति, जिम आरंभ कर लो। इस चरण में तेजी से वजन बढ़ता है। देखो कहीं जोड़ों का दर्द अभी से आराम ना हो जाए। हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा लो। मेरा दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा था। उधर रोज मेरे करीब आने की चाह रखने वाले मेरे प्यारे पति ने पिछले 15 दिनों से मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। वजह मुझे पता है। उन्हें भी लगता है अब मैं उन्हें सुख नहीं दे पाऊंगी। ना जाने क्यों खिंचे खिंचे से रहते हैं। अगर कुछ बांटना चाहती हूँ तो फौरन बोल देंगे। अब रोने बिलखने से क्या होगा? जो है जैसा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कैसे समझाऊं उन्हें अपने दिल की बात? मुझे ऐसा लगता है जैसे हरियाली आने से पहले ही मैं बंजर हो गई हूँ। यह स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मेरा यौवन काल कुछ ज्यादा ही तेज गति से चला है और जो गंतव्य 47-48 वर्ष के बाद आता है वह 17-18 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में आ गया है। मुझे लग रहा था कि शारीरिक से ज्यादा मैं मानसिक रूप से कमजोर हो गई हूँ। उधर कपिल ने अपने आप को एक दायरे में कैद कर लिया था। न जाने सारा दिन लैपटॉप पर क्या करते रहते। उधर सासू माँ ने कहा तो कुछ नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे मुझसे खुश नहीं है, या यह मेरा वहम है। 1 महीना होने को आ गया और मैंने अपने मन को समझा लिया था कि अब यही मेरी जिंदगी है। आईने को रोज घूर घूर कर देखती थी कि कहीं झुर्रियों ने अपना जाल तो नहीं बना लिया। तेज चलने से डरने लगी कि कहीं गिरकर हड्डी ना टूट जाए। आखिर हड्डियां रजनोवृत के बाद तेजी से कमजोर होती हैं। आज पूरे 1 महीने बाद ठीक से तैयार होकर स्कूल के लिए निकली तो पुरुषों की निगाहों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देखे। खुद को अच्छा भी लगा कि अभी भी मैं सराहनीय हूँ। आज कुछ मन ठीक था तो दिया को लेकर पार्क जाने लगी। सासू माँ भी मुस्कुराकर बोली, ऐसे ही खुश रहा करो, पूरा घर चुप हो जाता है तुम्हारे चुप रहने से। बेटे, उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है।
मन को स्थिर रखकर समस्या का समाधान खोजो। मैंने बुझे मन से कहा, पर मम्मी, अगर कोई समाधान ही ना हो? वे मुस्कुराते हुए बोली, यानी कोई समस्या ही नहीं? रात के 10 बज गए थे, पर कपिल का कुछ अता पता नहीं था। आज जब वे आए तो मैंने आते ही आड़े हाथों लिया। तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक परिवार भी है? कपिल व्यंग्य कसते हुए बोला, हाँ, अच्छी तरह याद है। एक परिवार है और एक रोती बिलखती कमजोर बीवी। मैं खड़ी खड़ी कपिल को देखती रह गई। कहाँ गया यह प्यार और दुलार का? क्या औरत और मर्द का रिश्ता बस दैहिक स्तर तक ही सीमित है? खुद के ही शरीर से पसीने की गंध आ रही थी तो नहाने चली गई। आईने में फिर से खुद को पागलों की तरह देखने लगी। अभी तो शरीर में कसावट है, पर शायद 2-3 वर्ष में शरीर ढीला पड़ जाएगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनना बंद हो जाएगा। बाहर आई तो कपिल गहरी नींद में सोए थे। बहुत मन हुआ कि कहूँ, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मुझे अकेला मत छोड़ो। आज फिर कपिल देर से आई, पर मैंने बिना कुछ कहे खाना लगा दिया। खाना खाते हुए कपिल बोले, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल का डिनर हम बाहर करेंगे। मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं कपिल किसी और से तो नहीं जुड़ गए हैं। यदि हाँ तो मैं उन्हें रिहाई दे दूंगी। कोई हक नहीं मुझे उनसे कोई सुख छीनने का। पूरी रात इसी उदेड़बुन में बीत गई और सुबह मैंने काफी हद तक अपने आप को तैयार कर लिया था। अगले दिन कपिल समय से घर आ गए थे और फिर हमारी कार एक इमारत के बाहर खड़ी थी। हम लोग लिफ्ट में ऊपर गए तो देखा वह काउंसलर का ऑफिस था। मैं कपिल को देखने लगी। कपिल मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। एक बेहद ही खूबसूरत और ज़हीन महिला थी। कपिल ने मेरा परिचय दिया और मुझसे बोले, अदिति तुम बात करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। काउंसलर से मैंने अपने मन की सारी बात कह दी। वह बिना कुछ बोले बहुत धैर्य से मेरी बात सुनती रही और फिर बोली, अदिति तुम स्त्री होने से पहले एक इंसान हो। तुम्हारी पहचान बस तुम्हारे स्त्री तक सीमित नहीं। यह जरूर है कि तुम्हें इस दौर का सामना थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, पर खान पान में थोड़ा बदलाव, थोड़ा व्यायाम करने से तुम्हारी जिंदगी सही पटरी पर आ जाएगी। यह जिंदगी का एक नया अध्याय है। इसे समझो, स्वीकार करो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। थोड़ी देर बाद कपिल आ गए और फिर हम दोनों आज काफी दिनों बाद एक साथ डिनर कर रहे थे। कपिल वर्षों बाद मुझे प्यार से देख रहे थे। मैंने भीगे स्वर में कहा, कहो क्या कहना था? कपिल बोले, ध्यान से सुनना, बीच में मत टोकना। तुम मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना हो। तुम स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ, इसलिए समाज ने हमें विवाह के बंधन में बांध दिया है। पर तुम मेरे लिए एक स्त्री नहीं, मेरा संबल भी हो। अगर मैं किसी समस्या से गुजर रहा हूँगा तो क्या तुम मुझे अकेला कर दोगी या मेरे साथ खड़ी रहोगी? मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, पर तुमने मुझे अपने से बहुत दूर कर दिया है। अपने इर्द गिर्द इतनी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर ली है कि मैं तो क्या, कोई और भी चाहकर तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं आंखों में आंसू भरकर बोली, पर तुम तो खुद मुझसे कटाकुटी करते रहते हो। कपिल हंसते हुए बोले, पगली, तुम्हारे रोने की आदत के कारण से कटाकुटी करता हूँ, तुम्हारे कारण नहीं। यह जीवन में एक मोड़ आया है, थोड़ा सा ज्यादा घुमावदार है तो क्या हुआ, हम एक साथ पार करेंगे। तुम एक शरीर नहीं हो, उससे भी ज्यादा तुम्हारी पहचान है। स्पीड ब्रेकर पर रुकना पड़ता है ना, पर संभल कर चलने से पार कर लेते हैं ना। कपिल की बातों से यह तो मुझे समझ आ गया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। आज इस बात को 3 वर्ष हो गए हैं। अभी भी मैं रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही हूँ, पर डॉक्टर की सलाह और उचित खान पान से काफी हद तक समस्या सुलझ गई है। अब मेरा वजन पहले से कम हो गया है और मेरी त्वचा भी दमकने लगी है, क्योंकि मैंने अपने आप को मेनोपॉज के लिए तैयार करने के लिए अपना पूरा खान पान ही बदल लिया है। जो है जैसा है मैं स्वीकार करती हूँ। यह सोच अपनाते ही सब कुछ बदल गया और बदल गई मेरी पहचान। मेरी पहचान ना आंकी जाए मेरे स्त्रीत्व से, यह बस मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। जिंदगी का बचा हुआ है अभी भी एक और नया सकारात्मक किस्सा।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन महिलाओं की समस्या दूर हो जाए। 40 के वर्ष के ऊपर की महिलाओं को अक्सर ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है और उन्हें इसके सिम्टम्स जो हैं, लक्षण हैं, उन्हें पता नहीं होते तो घबरा जाती हैं। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी लगी वीडियो लाइक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।